नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कसवा स्टडी पॉइंट पर। और अपन लेके आ रहे हैं साइंस की क्लास को। 2 दिन से रेगुलर चल रहा है अपना। और आज मैंने सोचा कि अपन साइंस की क्लास में कई बच्चों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर साइंस में आप ट्यूशन बाद में करवाइए, पहले हमें थ्योरी पढ़ाइए और थ्योरी के बाद ट्यूशन लेके आइए। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले थ्योरी की क्लास स्टार्ट की जाए। थ्योरी की क्लास से क्या होगा कि पहले आप थ्योरी पढ़ोगे फिर उसके ट्यूशन करोगे, तो आपको दोहरा लाभ होगा कि बार बार क्वेश्चन आएंगे और अपन पढ़ते जाएंगे ना, तो अपने ये समझ भी आता जाएगा कि ट्यूशन कैसे बनते हैं और अपन को पढ़ना कैसे है। तो मैंने आज ये सोचा चलो पहले क्या करवाते हैं, थ्योरी करवाते हैं। ट्यूशनों की सीरीज है वो जस्ट इसके बाद वाली क्लास में मैं ट्यूशन सीरीज लेकर के आऊँगा। पहले आज अपन बात करते हैं थ्योरी की। इससे इतनी देर में मैं थ्योरी की क्लास स्टार्ट करूं, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या थ्योरी ही पढ़े क्या अपन। पहले जल्दी जल्दी बताइए आप। अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं किसकी, विज्ञान की। किसकी बात कर रहे हैं, विज्ञान की। हर भर्ती परीक्षा में ये शब्द जहां पे होता है वहां दैनिक विज्ञान आती है। क्या आती है, दैनिक विज्ञान। जितनी भी भर्ती परीक्षा है सब में ये दिया होता है दैनिक विज्ञान। और दैनिक विज्ञान का कोई वो लिमिट क्राइटेरिया नहीं है कि वहां जाकर के दैनिक विज्ञान रुक जाता है, नहीं। वो 12 तक के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है कि जो परीक्षा है वो तो 10th लेवल की है और क्वेश्चन 12th लेवल के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो लड़के हैं उनको अलग करने के लिए, बाहर करने के लिए, विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए क्या किया जाता है, टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चों के ये भी शंका होती है, जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो वहाँ ये भी पूछते हैं कि सर 10वीं के बाद हमने साइंस पढ़ी ही नहीं है ना। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि 10वीं के बाद हमने साइंस पढ़ी नहीं है, विज्ञान को पढ़ा ही नहीं है और विज्ञान हमें आती भी नहीं है। उसको देखते हुए दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को आती है उनको और सीखने की जरूरत है, जिनको नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और 100 तक कर लेके जाऊंगा। आज अपन बात कर रहे हैं दोस्तों विज्ञान की। तो पहली अपन बात करते हैं परिभाषा की। किसकी बात करते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो 10वीं तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है कि प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। क्या, प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यही पढ़ते आ रहे थे ना कि प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो इसमें 2 शब्द और जोड़ देने से दोस्तों ये विज्ञान बनेगा। इससे विज्ञान, इस परिभाषा से विज्ञान की परिभाषा पूर्ण नहीं हो जाती है। अपन क्या बोलेंगे कि प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग और परीक्षणों पर आधारित हो। प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग और परीक्षणों पर आधारित हो, इट नॉन एज साइंस, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अपन बात करेंगे विज्ञान की परिभाषा की। परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसा सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो। विज्ञान की जो भी चीज है वो बिना परीक्षण के हमारे सामने नहीं आती है, प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आधारित हो क्या कहलाता है, परिभाषा क्या है अपनी कि ऐसा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। यहां पे आपको क्या जोड़ना है, ज्ञान।
कर्मबद्ध ज्ञान जो प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो, जो प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों कि विज्ञान की ब्रांच कितनी होती है। विज्ञान की ब्रांच कितनी होती है, यानी साइंस की शाखाएं कितनी होती है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। तो मैं 0 से चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जिनको समझ नहीं आता और जिनको विज्ञान बिल्कुल ही आती नहीं है। सिखाना भी उनको ही है जिनको आती नहीं है, जिनको आती है उनको क्या सिखाना। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों जीव विज्ञान। कौन सी? जीव विज्ञान। एक आता आपका रसायन विज्ञान। कौन सा? रसायन विज्ञान। और एक आता आपका कौन सा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। एक आता आपका कौन सा? भौतिक विज्ञान। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांच है। कौन कौन सी? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 ब्रांच होती है। इनमें से जो क्वेश्चन पूछने का रेशियो होता है वो कितना होता है? 70%, 15%, 'यहाँ था रसायन विज्ञान। रेशियो कितना होता है? रेशियो देख रहे थे 15, और ये भी कितना होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70% आपका क्या आता है? बायोलॉजी आती है। 15% यानी दोनों मिलाकर के 30% क्या आता है आपका? रसायन विज्ञान आता है। क्या आता है? रसायन विज्ञान आता है। तो दोस्तों अपन को पहले किसकी बात करनी चाहिए? जीव विज्ञान की। किसकी बात करनी चाहिए? जीव विज्ञान की, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का रेशियो सबसे ज्यादा किस में होता है? जीव विज्ञान में होता है। जीव विज्ञान की अपन बात करेंगे। अपन बात किसकी करेंगे? जीव विज्ञान। किसकी बात करेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें दोस्तों तो जीव विज्ञान से नाम से पता चल रहा है जीव। अरे नाम से पता चल रहा है क्या? जीव। जीव क्या होते हैं? जीव का मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? पहले इससे 2 चीजें और बता देता हूं मैं आपको। इससे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो पहला शब्द यही पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बताइए, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? आपको ऑप्शन दिए जाए तो आप बताओगे सर किस भाषा का है? ग्रीक भाषा। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का, जो क्या है? गलत। क्या है? गलत। तो सर आंसर, सही आंसर क्या होगा? बायोलॉजी इंग्लिश का शब्द है। किसका शब्द है? इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है बायोलॉजी। तो सर हमने तो ये पढ़ा है कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा से बना। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायो प्लस लोगस से मिलकर बना। बायो प्लस लोगस, बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, बायो का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। अध्ययन करना। क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अब आप बताइए, क्या जीव को सजीव बोल सकता हूं क्या? क्या दोस्तों जीव को सजीव बोल सकता हूं क्या मैं? तो जीव को अपन क्या बोल सकते हैं? सजीव। जीव को क्या बोल सकते हैं? सजीव। अरे जीव और सजीव एक ही तो बात है।
जीव और सजीव एक ही बात। तो सजीव की परिभाषा क्या होती है बताइए, सजीव की क्या परिभाषा होती है? सजीव क्या होते हैं? आप बोलोगे सर जो चल फिर सकते हैं वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। जहां ऑफलाइन क्लासेज होती हैं वहां 70% बच्चों का यही उत्तर होता है कि सर सजीव का मतलब होता है जो चल फिर सकते हैं। क्या? जो चल फिर सकते हैं। क्या चलने फिरने से कोई सजीव हो जाएगा क्या? अरे चलने फिरने से कोई सजीव हो जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पादप भी किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। कभी देखा है कोई पादप पहले 2 दिन पहले किसी पास वाले गांव में था, आज अपने गांव में? कभी हुआ है क्या ऐसा? नहीं हुआ। तो पादप भी क्या है? सजीव है। तो चलने फिरने वाली परिभाषा तो क्या हो जाती है आपकी? गलत हो जाती है। तो मैं बताता हूं, देखो सजीव क्या होते हैं। सजीव होने के लिए क्या जरूरी है? अरे जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुलाकात की जरूरतें नहीं होती। जिंदा रहने के लिए मुलाकात की जरूरत नहीं होती। देखिए इसी प्रकार सजीव रहने के लिए भी कुछ अलग अलग कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? देखिए सजीव वो होते हैं, कौन कौन होते हैं सजीव? कि सर सजीव में पहले क्या होना जरूरी है? अरे श्वसन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? श्वसन होना जरूरी है। यानी जिंदा रहने के लिए पहले सांस आने जरूरी है। कोई बीमार हो जाता है और एकदम से सांस रुक जाता है तो अपन क्या कहते हैं? इसको तो सांस ही नहीं आ रहा, शायद मर गया। अरे क्या बोलते हो? मर गया। मतलब पहले जिंदा रहने के लिए, सजीव कहलाने के लिए पहले क्या जरूरी है? श्वसन होना जरूरी है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होना जरूरी है। तो श्वसन हो जाता है। तो श्वसन जब आगे चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे कि श्वसन होता है तो क्या होता है? अपन जो खाना खाते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन टुकड़ों में टूटता है। किसके माध्यम से? श्वसन के माध्यम से। यानी ग्लूकोज, श्वसन में ग्लूकोज टूटता है। तो टूटता है तो टूटेगा कुछ होगा जब ना। श्वसन के बाद में क्या होना जरूरी? 1 नंबर पे श्वसन, 2 नंबर पे गुरुजी श्वसन हो रहा है तो क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन जरूरी है, पोषण जरूरी है। क्या जरूरी है? पोषण। यानी श्वसन हो गया, उसके बाद में क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए। पोषण के बाद क्या जरूरी है 3 नंबर पे? अरे पोषण हो जाता है, अपन रोटी खा लेते हैं तो रोटी खाने के बाद में क्या होना जरूरी है? डाइजेशन होना जरूरी है। क्या जरूरी है? डाइजेशन होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है। पाचन नहीं होता तो आप क्या बोलते हो? आज तो पेट का अफरो आ रही है, ऐसे ही बोलते हो ना कि आज तो पेट का अफरो आ रही है, आई तो बोलो। तो क्या होना जरूरी है? श्वसन। श्वसन के बाद में क्या होना जरूरी है? पोषण। पोषण के बाद क्या होना जरूरी है? पाचन। और पाचन भैया हो जाता है ना तो उसके बाद में वो जो परमानेंट वाली क्रिया है वो करनी पड़ती है। पाचन के बाद में पोषण, और पोषण के बाद में पाचन, और पाचन के बाद में क्या करना पड़ता है? उत्सर्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उत्सर्जन करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के 2 दिन उत्सर्जन नहीं हो तो भैया डॉक्टर ही झेलता है उसको, अपनी औकात नहीं है। तो क्या होना जरूरी है? पोषण के बाद में क्या होना? पाचन। पाचन के बाद में 4 नंबर पे क्या होना चाहिए सर? उत्सर्जन होना चाहिए। क्या होना? एक्सक्रीशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एक्सक्रीशन होना जरूरी है। उत्सर्जन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है दोस्तों? उत्सर्जन होना जरूरी है। उत्सर्जन हो जाता है तो उसके बाद में 5 नंबर का पॉइंट है वो क्या होता है आपका? वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि होती है। तो सजीव कहलाने के लिए इन 5 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इन 5 में से यदि कोई 4 ही पूरी कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सजीव कहलाता है। तो क्या पहले श्वसन होना जरूरी है? ये पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि सजीव होने का सही क्रम क्या है? सजीव होने का सही क्रम क्या है? तो श्वसन 1 नंबर, 2 नंबर पोषण, 3 नंबर पाचन, 4 नंबर उत्सर्जन और 5 नंबर वृद्धि होता है। और आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पहले श्वसन दे देगा उसके बाद में पाचन दे देगा, फिर इस क्रम को क्या कर देगा दोस्तों? उलट पुलट कर देगा। तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। आराम से देख लेना, पहले श्वसन होना जरूरी है, फिर पोषण होना जरूरी है, फिर पाचन होना जरूरी है, फिर उत्सर्जन होना जरूरी है और उसके बाद में वृद्धि होना जरूरी है।
सजीव कहलाने के लिए इन 5 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ने बात की सजीव की, तो सजीव कहलाने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। अपन ने बात की सर विज्ञान की, विज्ञान में अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी मैंने बताया किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का। किसका शब्द है रे, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर अपन बात करते हैं कि सर बायोलॉजी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये किस 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 भाषा से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, कौन कौन से, बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है जीव। क्या अर्थ होता है, जीव। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर जीव, जीव का मतलब होता है सजीव। अरे जीव का मतलब क्या होता है, सजीव। सजीव को अपन पढ़े तो सजीव में अपन ने क्या पढ़ा कि सर सजीव होने के लिए श्वसन होना जरूरी है, पोषण होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है, उत्सर्जन होना जरूरी है और वृद्धि होना जरूरी है। सजीव होने के लिए ये चीजें होना जरूरी है। इतनी बात समझ आएगी आप, इतनी बात समझ आ गई हो तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि सर समझ आ गई। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी 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 कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। इतनी बातें समझ आ गई क्या, अरे आवाज की नहीं पूछ रहा मैं, ये बोल रहा हूं कि इतनी चीजें समझ आ गई क्या आपकी। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में अपन ने पढ़ा कि सर सजीव क्या होते हैं। सजीव के बाद में आगे दोस्तों बात करते हैं कि जो सजीव है, सजीव है वो कैसे बनता है, सजीव का निर्माण कैसे होता है, सजीव का निर्माण कैसे होता है। और इसमें भी अपन को, बायो में भी अपन को ज्यादा क्या पढ़ना है दोस्तों, मानव शरीर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मानव शरीर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मानव शरीर पढ़ना है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले मानव शरीर। बायो में अपन शुरुआत कर रहे हैं किसकी, मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं दोस्तों, मानव शरीर की बात कर रहे हैं। और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, पहले ये पढ़ना होता है कि मानव बनता कैसे है। आगे की चीजें तो बाद में है, मानव बनता कैसे है। देखो, मानव बनने की बात करें तो दोस्तों पहले क्या होता है कि किसी जीव को उत्पन्न करने के लिए पहले क्या होता है कि सर उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, अरे गुणसूत्र क्या होते हैं, मिलते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, मिलते हैं। और गुणसूत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, मानव के पूरे शरीर को बनाते हैं। देखो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अपन बात करें कि गुणसूत्र, तो गुणसूत्र क्या होंगे, देखो अपन बात कर रहे हैं कि मानव शरीर का निर्माण की शुरुआत गुणसूत्र से होती है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, तो गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि मानव शरीर का जो आधारभूत इकाई है वो कोशिका होती है। गुणसूत्र क्या होता है, कोशिका होता है। अरे गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका। तो अपन इस बात से ये बोल सकते हैं कि जो मानव शरीर है इसका आधारभूत संरचना, इसकी बेसिक इकाई क्या है, तो कोशिका है। क्या है, कोशिका है। मानव शरीर की, मानव शरीर की बेसिक इकाई क्या, मानव शरीर की बेसिक इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। मानव शरीर की बेसिक इकाई क्या है, कोशिका है। तो क्यों ना अपन क्या पढ़े, कोशिका। पहले ये देख लेते हैं कि मानव का शरीर बनता कैसे। देखो
मैंने बोला मानव शरीर के निर्माण की शुरुआत कहां से होती है? कोशिका से। कहां से होती है? कोशिका से। देखो कोशिका बनी। अब दोस्तों एक कोशिका मिल बनी है और मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं से क्या बनते हैं? कोशिका मिलकर के क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। कोशिका मिलकर के क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है। सर ये उत्तक क्यों बनाया? अरे ये उत्तक क्यों बनाया ये बताओ। अपन शादी ब्याह में जाते हैं कहीं भी, तो वहां क्या होता है कि अपन आसपास के लोगों को काम करने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं। क्या अपने काम करने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं। अब जितने ज्यादा लोग होंगे ना, तो उनको उनके बीच में ये स्थिति बन जाती है कि ये काम ये कर लेगा, ये काम ये कर लेगा, मतलब एक दूसरे पे डालते जाते हैं। ऐसा ही शरीर के साथ होता है। ऐसा ही शरीर के साथ होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है और बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो ये काम एक दूसरे पे डालती जाएगी, एक दूसरे पे काम डालती जाएगी, डालती जाएगी। तो अपना शरीर तो ऐसा है कि उसको तुरंत काम चाहिए, तो ये एक दूसरे पे डालेगी तो शरीर चलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ कि कोशिकाएं मिलकर के क्या बना देती हैं? उत्तक। कोशिकाओं को क्या बनते हैं? ग्रुप बनते। क्या बनते हैं? ग्रुप बनते हैं। मान लो 5-10 कोशिकाओं को पकड़ा और बोला कि आपको भैया क्या काम करना है? सुनने का काम करना है। तो इनको कान वाली कोशिका बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कान में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सुनने का कार्य करेगी। फिर बोल दिया कि भैया कुछ कोशिकाएं आंख से देखने का काम करेगी, तो उनको क्या बोल दिया? आंख वाली कोशिका। वो क्या बने? ग्रुप बने। और जितना भी आंख से संबंधित कार्य करते हैं वो कोशिकाओं का ग्रुप क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। मैंने बोला हाथ से संबंधित जितनी भी कोशिकाएं, हाथ से संबंधित जितनी भी कोशिकाएं उनको मिलकर वो मिलकर क्या बना लेती हैं? हाथ वाले उत्तक बना लेती हैं। ग्रुप मिलकर के क्या बन जाते हैं? उत्तक बन जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे उत्तक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुत सारे उत्तक बन जाएंगे। फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उत्तक बोलेगा मैं तो ये इस हाथ का ही काम करूंगा, मैं इस हाथ का काम करूंगा। तो फिर कार्य का क्या करना होगा? डिवाइडेशन करना होगा। क्या करना होगा? कार्य का डिवाइडेशन करना होगा। तो उत्तक, उत्तक से मिलकर क्या बन जाते हैं? पहले कोशिका बनती है, कोशिका से उत्तक बनते हैं और उत्तक से क्या बन जाते हैं दोस्तों? अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाता है? अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। पहले कोशिका आधारभूत स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र से इसकी स्टार्टिंग होती है, उत्तक पे आती है बात। उत्तक के बाद में अंग, अंग बन गया हाथ। हाथ में जितने भी हाथ का कार्य, इस हाथ का कार्य ये करेगा, इस हाथ का कार्य ये करेगा। कोशिका, उत्तक, उत्तक के बाद में अंग। देखो अंग बहुत सारे हो गए, अंग बहुत सारे हो गए। तो अंगों को सही रूप से चलाने के लिए क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। सर अंग तंत्र क्या होता है? मैंने बोला कि जितने भी अंग हैं, जितने भी खाना खाने में जितने अंग काम में आते हैं, खाना खाने से मुंह से लेकर के एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तक जितने भी अंग आते हैं उनको एक अंग तंत्र में बांध देते हैं और उस अंग को बोल देते हैं, उस अंग तंत्र को क्या बोल देते हैं? पाचन तंत्र। क्या बोल देते हैं? पाचन तंत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पाचन तंत्र। एक अंग तंत्र हो गया पाचन तंत्र। अब मान लो मैंने बोला कि सर उत्सर्जन करने वाले जितने भी अंग है ना उनको एक जगह बांध करके क्या बना देंगे? उत्सर्जन तंत्र। क्या बना देंगे? उत्सर्जन तंत्र। सर हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करने के लिए जितने भी अंग है ना उसको क्या बोल देंगे? अरे उसको क्या बोल देंगे? कंकाल तंत्र। क्या बोल देंगे? कंकाल तंत्र। शरीर में, हमारे शरीर में परिवहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, परिवहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए जो तंत्र बना होता है उसको बोल देते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। क्या बोल देते हैं? परिसंचरण तंत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिसंचरण तंत्र। इससे ऐसे ही कुल मिलाकर के हमारे शरीर में कुल कितने? 9 तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं? 9। और इसके बाद में बन जाता है अंग तंत्र के बाद में क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है? अंग तंत्र। 9 अंग तंत्र से मिलकर के हमारा क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है?
शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों कि मानव शरीर कैसे बना। देखो, कोशिका, गुणसूत्र से इसकी स्टार्टिंग होती है। कोशिका, कोशिका से मिलकर के क्या बने? उत्तक बने। उत्तक से मिलकर के क्या बना? अंग बना। अंग से मिलकर के क्या बना? अंगतंत्र। अंगतंत्र से मिलकर के क्या बना? शरीर बना। और अंगतंत्र कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो अपन मानव शरीर की जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक यूनिट है कोशिका, वहां से अपन स्टार्टिंग करते हैं और आगे तक इसको लेकर के जाएंगे। इस यात्रा में आप, है ना, सक्रिय रूप से भागीदारी निभाओगे। चलो ठीक है, अपन पढ़ते हैं दोस्तों कोशिका। क्या पढ़ते हैं? कोशिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कोशिका पढ़ेंगे। तो पहला शब्द आता है कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल बैटरीम का लंडाड़ा ना, सेल कोशिका का अंग्रेजी नाम है क्या? सेल। सेल की बात करें तो इससे पहले बात यह आती है कि सर सेल होती है ना, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो पहली बात ये कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात अपन करेंगे कि सर कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज दोस्तों किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज करी थी। और ये कैसी कोशिका थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि ये तो मृत कोशिका थी, और अपना इंडिया ऐसा इंडिया है कि पड़ोसी के घर में अगर गाय बछड़ा भी ले आए तो पड़ोस वाले भी यही कहते कि हमारे वाले भी क्या लाए? बछड़ा लाए। दुख ये नहीं है कि हमारे घर गाड़ी नहीं है, दुख ये है कि पड़ोसी के घर क्यों है। अरे दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि पड़ोसी के, जो अपने पास जो चीज नहीं है वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई दुख नहीं है जिंदगी में। लेकिन दुख ये है कि पड़ोसी के घर वो चीज क्यों है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार सब जगह मानव की ये प्रवृत्ति है। बात इंडिया की नहीं है, सब जगह ही है। देखो, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, तो इसके बाद में उसने बोला कि आपने भैया मृत को पकड़ा है, हम जीवित पकड़ेंगे। तो पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवोन हॉक। किसने की? एंटोनी ल्यूवोन हॉक ने। किसने की दोस्तों? एंटोनी ल्यूवोन हॉक ने। और कोशिका के बारे में क्या है कि सर कोशिका को मानव शरीर की, मानव शरीर की संरचनात्मक, मानव शरीर की संरचनात्मक व आधारभूत इकाई कहा जाता है। मानव शरीर की संरचनात्मक व आधारभूत इकाई कहा जाता है किसको? कोशिका को। ठीक है। इसके बाद में कोशिका के बारे में क्या है कि सर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का एक सिद्धांत है,
कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अपन ने बात की दोस्तों पहले, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो अपन ने बात की किसकी? जीव विज्ञान। किसकी बात की? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के कितने शब्द? दो। बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। जीव, जीव को बोल सकते हैं क्या? सजीव। क्या बोल सकते हैं? सजीव। सजीव होने के लिए क्या क्या जरूरी है? कि सर सजीव होने के लिए श्वसन होना जरूरी है, पोषण होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है, उत्सर्जन होना जरूरी है, वृद्धि होना जरूरी है। यानी सजीव होने के लिए पांचों क्रिया क्रम में होना जरूरी है, उल्टा सुल्टा को नहीं, जी क्रम के अनुसार होना जरूरी है। फिर क्या कि सर आगे अपन ने क्या पढ़ा कि अपन ने पढ़ा कि मानव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? पीछे बताया था कि मैंने आपको, वो शायद पेज गया। कोशिका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद में कैसी कोशिका थी वो? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवोनहोक ने। किसने करी? एंटोनी ल्यूवोनहोक ने। फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। फिर कोशिका को क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे, मानव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत इकाई कहा जाता है। किसको? कोशिका को। ठीक है, इतनी बातें समझ आई क्या? अरे इतनी क्लियर है क्या आपके? बताइए, इतनी बात समझ आ गई क्या आपकी? कमेंट करके बताइए, इतनी बात समझ आ गई क्या? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए भाई। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, कमेंट कीजिए, बताइए कि इतनी बातें समझ आ रही है क्या? बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलो ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कोशिका के अगले चरण के बारे में। अगले चरण की बात करें तो आपसे पूछा जाता है, जो वनडे एग्जाम होती है उनमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिका के बारे में, कि पहला क्वेश्चन ये बनता है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बताइए, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, इसको कह सकते हैं शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा, क्या कह सकते हैं इसको? शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा है। कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका, संसार की
सबसे छोटी कोशिका कौन सी? संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जीव विज्ञान का जोकर भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को जीव विज्ञान का जोकर भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जोकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। मर्जी आए तो सजीव बन जाता है और मर्जी आए तो निर्जीव बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी पूछ सकता है आपको। लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन। और क्या बोल सकते हैं? नर्व कोशिका। क्या बोल सकते हैं? नर्व कोशिका। क्या बोल सकते हैं? नर्व कोशिका बोल सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा? शतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जोकर कहते हैं। इसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन या नर्व कोशिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन या नर्व कोशिका भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। छोटी कोशिकाओं से दो क्वेश्चन बनते हैं। सीधा पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी। और फिर पूछे आरबीसी ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या बताना है? अरे आरबीसी ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या बताना है? जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो सबसे छोटी कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटी कोशिका होते हैं। लेकिन वो सबसे छोटी प्रजनन कोशिका होती है। इस बात का ध्यान रखना, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका होती है। इसी के साथ अपन क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। इसके बाद जस्ट होने वाली आपकी ट्यूशन वाली क्लास। कौन सी क्लास? ट्यूशन वाली क्लास। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितने बच्चे लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको परमानेंट डेली की डेली क्लास से रेगुलर मिलती